नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को, विशेषकर सभी माताओं को हल्कषठी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि हल्कषठी के दिन माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर प्रार्थना करती हैं। छत्तीसगढ़ में ये त्यौहार कमर छठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में माताएं इकट्ठा होकर सगरी की पूजा करती हैं। बघेल ने कहा कि बचाव ही सुरक्षा है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी माताएं बहनें पूजा के दौरान कोविड संक्रमण के बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का खास तौर पर पालन करें। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बीते दिनों दिल्ली में दिन भर चले सत्ता संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री, विधायक और कांग्रेस के नेता जो दिल्ली में थे, आज दोपहर एक साथ दिल्ली से वापस रायपुर लौट आए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम पड़ा। दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से भी चर्चा की। हमारे लिए प्रसन्नता है और कार्यकर्ताओं की भावना, हमारे विधायक और मंत्रियों की भावनाओं को सम्मान करते हुए राहुल जी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ में भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो लगातार वो दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ मॉडल को देखेंगे और यहाँ के जो विकास कार्य है उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। तो हम लोगों ने जो किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो कार्य किया है, गरीबों के लिए जो काम किया है, यहाँ के विकास के लिए उद्योग और व्यापार जगत में जो काम किया है, सारे कार्यों से वो रूबरू होंगे, सभी लोगों से मिलेंगे। पर्याप्त समय राहुल गांधी जी देंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आदिवासी सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। यहां आकर उन्होंने आदिवासी सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की और बेहतर क्रियान्वयन कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने को निर्देशित किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में जनजाति विकास के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना भी उन्होंने की। इसके साथ ही मंत्री मुंडा बस्तर रवाना हुए। बस्तर एयरपोर्ट में उन्होंने ट्राईफेड के आउटलेट ट्राई फूड पार्क का शुभारंभ भी किया। इस ट्राई फूड पार्क को लेकर उन्होंने कहा कि बस्तर का ये ट्राई फूड पार्क पूरे देश में आदर्श फूड पार्क के रूप में स्थापित होगा। हम आपको ये बता दें कि इस आउटलेट में बस्तर के कलाकारों द्वारा निर्मित बेल मेटल कलाकृति, कपड़े, वन उत्पाद आदि को प्रदर्शनी और विक्रय किए जाने के लिए रखा गया है। बीते दिनों कांग्रेस में चल रही रस्साकशी के बीच बहुत सारे दृश्य देखने को मिले, तो वहीं बहुत सारी बातें राजनीतिक गलियारों में सुनने को भी मिली। लेकिन इन सब से परे जो बातें राजनीति में रुचि रखने वालों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, वो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ के हर संभाग, जिले और ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से बढ़ता वर्चस्व और उनकी पार्टी में स्वीकार्यता। बीते 48 घंटों में प्रदेश के हर जिले से भूपेश समर्थक 50 से अधिक विधायक और लगभग 10 महापौर समेत निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बड़ी संख्या में अपने नेता भूपेश बघेल के समर्थन में दिल्ली पहुंच पार्टी के शीर्ष नेता के केसी वेणुगोपाल और पीएल पुनिया से मुलाकात की। इस विषय पर यदि हम जिले पर नजर डालें तो प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से कांग्रेस विधायक या महापौर जिले के बड़े नेता सीएम भूपेश बघेल के पक्ष में दिल्ली न गए हों। वर्तमान परिदृश्य में ये बातें साफ तौर पर दर्शाती हैं कि कांग्रेस विधायक दल के सर्वमान्य नेता सिर्फ भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ में मचे मुख्यमंत्री पद के घमासान के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने वादे पूरे करने चाहिए जो कांग्रेस के लिए मैनिफेस्टो में लिखा गया है, और साथ ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में विलय की खबर को अमित जोगी ने नकारा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए उठापटक चल रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 4 दिन में 2 बार राहुल गांधी से मिल चुके हैं, तो वहीं टीएस सिंहदेव भी अपनी दावेदारी को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में इसको कैसे देख रहा है जनता कांग्रेस, जानते हैं अध्यक्ष जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, आप कैसे देख रहे हैं पूरे घमासान को? 2018 के चुनाव में जो जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया, वो किसी एक चेहरे को देखकर नहीं दिया, किसी एक व्यक्ति को देखकर नहीं दिया। उन्होंने
जन घोषणा पत्र में जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ वादे किए थे, पूर्ण शराबबंदी लागू करने का वादा किया था, 1500 रुपया सामाजिक आर्थिक पेंशन देने का वादा किया था, बेरोजगारी दूर करने का, नियमितीकरण करने का, 2500 महीना बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था, बिजली बिल हाफ करने का जो वादा किया था, उन सब वादों पर भरोसा करके अभूतपूर्व जनादेश कांग्रेस को दिया गया था। तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, लेकिन जिस आधार पर सरकार बनी है, जन घोषणा पत्र, उसके सभी वादों को सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा तो करे। ऐसे में रेणु जी भी दिल्ली में हैं और कयास लगाए जा रहे हैं, सोनिया जी से उनकी मुलाकात हुई है, तो क्या विलय हो सकता है? कोई संभावना नहीं है। ये जो आदरणीय डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी जी का दिल्ली प्रवास है, विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है और उसमें राजनीति देखना पूरी तरह से गलत है। बयान तो ये भी आ रहे हैं कि अगर टीएस सिंहदेव बनते हैं तो आपका समर्थन रहेगा। अगर मगर में तो मैं कोई बात नहीं करता, कौन बने कौन नहीं बने, हमारा समर्थन छत्तीसगढ़ की जनता को है। तो जैसा कि आपने सुना, अमित जी ने कहा कि कांग्रेस को जो मैनिफेस्टो में दिया गया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, ज़्यादा सियासत नहीं खेलनी चाहिए। और जहां बात आई रेणु जी के बारे में, तो ऐसा उन्होंने सारे खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ बात नहीं चल रही है, हम अपनी पार्टी यहीं चलाएंगे। कैमरामैन अमीन के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। जांजगीर चांपा जिले के सारागांव थाना क्षेत्र से घरेलू लड़ाई झगड़ों को लेकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें हत्या करने वाले पति, देवर, ससुर और दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी ने थाने में आकर अपनी पत्नी नंदिनी कर्श की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। मामले में बमनीडीह सोम नदी के किनारे एक बोरी में शव मिला, जिसे जांच कर तफ्तीश किया गया। ये नंदिनी कर्श का शव था। पोस्टमार्टम के बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सारागांव थाना क्षेत्र का ये मामला है। दिनांक 21/8/2021 को प्रार्थी के द्वारा थाने में आकर अपनी पत्नी नंदिनी कर्श, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कायम की गई थी और कुछ दिनों पश्चात ही 25/8 को बमनीडीह के ग्राम कपिरदा में सोन नदी के किनारे एक बोरी में एक महिला का शव मिला, जिसमें जांच के पश्चात जब तस्दीक हुई तो वो नंदिनी कर्श का ही वो शव था जो वहाँ पड़ा हुआ था। पीएम के पश्चात इसमें अपराध का घटित पाए जाने से, हत्या का अपराध होने से इसमें आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले में विवेचना के दौरान पता चला कि पति पत्नी के बीच शादी के बाद से ही घरेलू जो लड़ाई झगड़े हैं वो होते ही रहते थे और जांच के दौरान जब पति से, देवर से, ससुर से और दामाद से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब उनके द्वारा ये बात स्वीकारी गई कि शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच ऐसे विवाद होते थे, जिस पर पति रोहित कर्श के द्वारा अपने भाई मोहित कर्श, अपने पिता रामधन कर्श और अपने दामाद मोहन कर्श के साथ मिलकर पीड़िता का गला दबाकर उसकी हत्या की गई। बाद में उसके शव को जला दिया गया और उसके शव को एक बोरी में भरकर सोन नदी के किनारे फेंक दिया गया था। शव की बरामदगी के पश्चात इस घटना का खुलासा हुआ। इसमें चारों ही आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। प्रदेश कांग्रेस की योजनाओं का निरीक्षण करने केंद्रीय कमेटी जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। जानकारी के मुताबिक 7 सितंबर को ये टीम यहां पहुंचेगी और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे तमाम योजनाओं का निरीक्षण करेगी। जानकारी देते हुए कांग्रेस राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा ने बताया कि देश भर में छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजनाओं की तारीफें हो रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये टीम सभी राज्यों का निरीक्षण कर बेहतर योजनाओं को देश भर में लागू करेगी। 7 तारीख को 7 और 8 केंद्रीय टीम आ रही है। उसमें राज्यसभा के, लोकसभा के दोनों के सांसद जो कमेटी में रहते हैं, एग्रीकल्चर की टीम आ रही है और वो यहाँ सेंट्रल योजनाओं का परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और यहाँ जो महती योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, नरवा घुरवा गरवा बारी, उसको भी देखेंगे। और देखने का मतलब ये है कि ये जो टीम रहती है, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा की हो, पूरा विभिन्न राज्यों में घूम घूम के निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं। उसके बाद कोई नियम बनता है और वो नियम फिर लागू होता है और फिर वो नियम बन के और आखिरी में राष्ट्रपति जी के पास जाता है और वो पूरे भारत में लागू होता है। वीआईपी न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो,
खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के 50 से ज़्यादा विधायक, बहुत सारे मेयर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री पद के दावेदार TS सिंहदेव सब इकट्ठे हैं। लगातार कवायद हो रही है, अखबारों में लगातार पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ छाया हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन बहुत ज़ोर शोर से मना और उसी रात उन्हें दिल्ली से बुलावा आया और TS सिंहदेव दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। जब भूपेश बघेल दिल्ली गए, पता नहीं वहाँ क्या हुआ, जब वो लौट के आए तो उनका ऐतिहासिक स्वागत एयरपोर्ट पे हुआ। उनके सारे समर्थक एकजुट हुए, ऐसे लगा कि जैसे वो कोई किला जीत कर आए हैं। उन्होंने BJP पे हमला भी किया कि छत्तीसगढ़ में कोई 2.5 साल का की बातचीत नहीं है। पर 2 दिन नहीं बीते कि फिर भूपेश बघेल को दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली में आज सुबह से ही एक गहमा गहमी मची हुई है। लगातार दिन भर मीटिंगों का दौर चला, एक के बाद दूसरी मीटिंग, राहुल गांधी के साथ मीटिंग हो रही है, PL पुनिया के घर विधायक जा रहे हैं, प्रियंका गांधी वहाँ आ रही है, सोनिया जी उस पर बातचीत कर रही हैं। दरअसल ये सारा मामला लोग समझ नहीं आ रहा है कि लोगों का ऐसा क्या हुआ। छत्तीसगढ़ जिसने कांग्रेस का माथा ऊंचा किया, 2018 के चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज करके छत्तीसगढ़ ने बताया कि वो कांग्रेस का गढ़ है और वहाँ पर जब उनके पास 3/4 मेजॉरिटी थी और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने और भूपेश बघेल ने अपने पिछले पूरे कार्यकाल में जो कुछ काम किया है, किसानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, ऋण माफ़ी का काम हो, चाहे नई नई योजनाएं हो, बहुत सारा काम किया जिससे छत्तीसगढ़ ने ये बताया कि वो देश में एक अग्रणी प्रदेश है। भूपेश बघेल पिछड़ों के नेता के रूप में, किसानों के नेता के रूप में आ गया है। पर अंदरूनी जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं गरमा रही थी और जो केंद्रीय नेतृत्व था, जिसमें गांधी परिवार की हम बात करें, वो पूरे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सत्ता है वहाँ फेल है। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने बहुत अच्छी जीत हासिल की, पता नहीं क्या हुआ, नवजोत सिद्धू को लेकर आए, वो कह रहे हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता थी, वहाँ सचिन पायलट और गहलोत आपस में भिड़े दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी, हाथ से चली गई क्योंकि कमलनाथ मैनेज नहीं कर पाए। अकेला राज्य छत्तीसगढ़ है जहाँ पर कांग्रेस कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है। भाजपा जब कहती कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो ये अब समझ में आ रहा है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत गांधी परिवार के साथ मिलकर करेगी लगता है, क्योंकि खुद जो हैं ये ऐसे हालात कर रहे हैं कि जहाँ इनकी सियासत है, जहाँ इनकी सत्ता है, उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। और आज जो कुछ दिल्ली में तमाशा चल रहा है उसको देखकर तो लगता है कि निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का फेलुअर है। भूपेश बघेल के साथ 50 से ज़्यादा विधायक हैं, सारे लोग हैं और केंद्रीय नेतृत्व कह रहे हैं। इस बात की खबर आ रही थी कि राहुल गांधी चाहते हैं कि TS सिंहदेव मुख्यमंत्री बने। आपको अपने घर का झगड़ा अपने घर में निपटाना था। अगर TS सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच कोई बातचीत थी तो केंद्रीय नेतृत्व इतने दिन से क्या कर रहा था? अगर झगड़े थे तो बैठ के बात कर सकते थे। छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में एक अंतर था, जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर सत्ता में बार बार फेरबदल होता है और अनेक पार्टियाँ होती हैं। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहाँ पर केवल कांग्रेस, BJP, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ झगड़े नहीं हुए। जब राज्य बना और राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने, वो भी सोनिया जी ने चाहा इसलिए बने और वो रहे, तो विद्याचरण जी को इससे बुरा लगा और उन्होंने NCP के साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को किनारे लगा दिया। कांग्रेस जो सत्ता से बाहर हुई 2004 से, तो अभी 2018 में लौटी और प्रचंड बहुमत से लौटी। इस बीच में अजीत जोगी को जब किनारे किया गया तो अजीत जोगी ने अपनी एक पार्टी बना ली और वो भी सत्ता संघर्ष कर रहे। कांग्रेस ये बात समझ गए थे कि अजीत जोगी जब तक कांग्रेस में रहेंगे तब तक कांग्रेस यहाँ सत्ता में नहीं आएगी। भूपेश बघेल जैसे नेता थे जिन्होंने अजीत जोगी को बाहर का रास्ता दिखाया। तो एक विद्याचरण शुक्ल, दूसरे अजीत जोगी। उसके पहले अगर हम जाते हैं पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश में, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ कहलाता था, एक बार श्यामाचरण शुक्ल को भी कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा था। अर्जुन सिंह शुक्ल बंधुओं के विरोधी माने जाते थे। दिग्विजय सिंह जब अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए थे तो विद्याचरण जी के फार्म हाउस में जिस तरह की घटना हुई थी वो भी लोग भूले नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी राजनीति हुई, पर यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस के भीतर ही हो रहा है।
इसे बीजेपी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसे अपना ये आंतरिक लोकतंत्र कह रहे हैं वो दरअसल केंद्रीय नेतृत्व का फेलवर है। अभी राज्य के हर आदमी ये जानना चाहता है कि क्या भूपेश बघेल की कुर्सी बचेगी, कि वो जाएंगे, क्या टीएस सिंहदेव अगले मुख्यमंत्री होंगे। पूरा राज्य इसी पे बात कर रहा है। और ये हालात किसने पैदा किए? कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने और गांधी परिवार ने, जो अपनी विरासत को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। जो कांग्रेस कभी पूरे देश में राज करती थी वो 4 राज्यों में सिमटी, 4 में से अब 3 में सिमटी, 3 में भी अब लग रहा है कि 2 में तो उनकी हालत खराब थी। अब जो छत्तीसगढ़ जहाँ पे कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी वहाँ पर भी जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, तो लगता नहीं कि 2024 का चुनाव वो यहाँ पर जीत पाएंगे, क्योंकि वो उनके अंतरकला ही उनको आपस में लड़ा के नष्ट कर देंगे। पूरा राज्य इस बात से चिंतित है। भाजपा दूर से बैठकर इनके मजे ले रही है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो और भाजपा के दूसरे नेता हों, वो अलग अलग तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और इनके अंतरकला की मजा ले रहे हैं। यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं कि कांग्रेस के एक विधायक भरत सिंह ने पिछले दिनों टीएस सिंहदेव पे आरोप लगाया जान से मारने का। विधानसभा में बवाल मचा, पुनिया जी आए, समझौता हुआ। इसके बीच में एक अमरजीत भगत मंत्री हैं जो उन्होंने कार्यालय का फीता एक बार टीएस सिंहदेव काटते हैं, उसको फिर वो काट देते हैं। तो कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव लगातार अपमानित होते रहे। तो एक पार्टी के भीतर जो कुछ लड़ाई चल रही थी, तो केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा था? जो केंद्रीय प्रभारी हैं वो क्या कर रहे थे? राहुल गांधी क्या इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और क्या वो चाह रहे थे कि यहाँ घमासान मचे? तो इस समय सवाल भूपेश बघेल का नहीं है, सवाल टीएस सिंहदेव का नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस अपनी विरासत को, अपनी परंपरा को, अपने बहुमत को संभाल नहीं पा रही है। कल सुबह क्या होगा पता नहीं, अभी रात में और कवायद चलेगी। टीएस सिंहदेव को बुलाया गया है, उसके बाद क्या समझौता होता है पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है। पर आज छत्तीसगढ़ ट्रेंडिंग है और छत्तीसगढ़ इसलिए ट्रेंडिंग है कि इसका कांग्रेस का जो संगठन है, उसका नेतृत्व है, वो लड़ रहा है। इसके 50 से ज़्यादा विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, बहुत सारे निगमों के मेयर डाले हैं, बहुत सारे निगम मंडल के लोग गए हैं। एक प्रकार का यहाँ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और ये कांग्रेस के लिए कतई अच्छा नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के 60,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स जो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का काम देख रहे हैं, वो आज रायपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर जा बैठे हैं। वर्कर्स का कहना है कि उनके भत्ते में सरकार ने कटौती की है। पहले उन्हें 600 से 700 रोजाना भत्ता मिला करता था, अब उन्हें 200 कर दिया गया है, जिससे उनका जीवन यापन काफ़ी मुश्किल हो गया है। प्रदेश भर के 60,000 से अधिक हेल्थ वर्कर्स अभी स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। उनकी मांग है कि इनका जो वेतन भत्ता है वो घटाया जा रहा है। ये बात करते हैं उनकी क्या मांग है और क्या आगे करने वाले हैं। सर, परेशानी हमारी ये है, जब हमारी ज़रूरत था तो हमको 700 रुपये में रखा गया, लेकिन अब ऐसा है कि हमको 200 रुपये भत्ता दिया जा रहा है। पर क्यों दिया जा रहा है भाई? जब ज़रूरत के समय था तो हमको 700 में रखे थे, अब 200 रुपये दिया जा रहा है। मतलब ये बोला जा रहा है कि 48 से अगर अबो लगेगा तो आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। तो भाई हम घर से लगवाएं क्या कोई चीज़ को? 200 रुपये भत्ता दे रहे हैं, वो तो एक लेबर का वर्क है, वो एक लेबर को उससे भी हमसे ज़्यादा वो उनको मिल सकता है। लेकिन जब हमारी ज़रूरत थी सरकार को, उन लोगों ने हमारा यूज़ किया और आज हमारा मिसयूज़ कर रहे हैं। हमको 200 रुपये दे के यहाँ एक चीज़ बोला जाता है कि कोरोना वॉरियर्स योद्धा है, उन लोग का सम्मान किया जा रहा है। इसमें ऑपरेटर, इसमें वैक्सीनेटर, मितानिन सारे आते हैं जो इस चीज़ में योगदान देते हैं। सर, आज के दिन हम लोग का सम्मान थोड़ी ना किया जा रहा है सर, ऐसे करके हम लोग का पूर्ण रूप से अपमान किया जा रहा है। सर, मैं अभी अगर 0 वैक्सीनेशन हुआ तो उसका हमको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, तो हमारा जो दिन भर का टाइमिंग है, हम जो अपने घर परिवार को छोड़ कर आते हैं, उसका क्या हम करेंगे? तो करेंगे तक हम पूरा सुबह से शाम तक अपना समय दे रहे हैं, दिन भर हम अपना टाइम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अगर 0 लगता है तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो सुबह से शाम अपना टाइम देते हैं ना, हम तो अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, पूरा लगन के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। अगर ऐसी रहा तो हमारा अपना पूरा मनोबल टूट जाएगा। हम अपने टच में आ रहे हैं, हम लोगों के टच में आके अपना जान जोखिम में लगा के हम अपना ड्यूटी वहाँ पे दे रहे हैं। वो तो आप हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। जब करोड़ों रुपया, लाखों रुपया हर केंद्र सरकार से आ रही है, तो वैक्सीन रहे या न रहे, उस डेट में हमारा ड्यूटी लगा रहे, एक निर्धारित हम लोग को मान दे, ये गलत है। और ये पूरे प्रदेश के लिए देखा जाए तो अपमान है। जितने भी वैक्सीनेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनका ये साथ सर पेमेंट में ये टाइम बे टाइम कर रहे हैं। जैसे मंथली टू मंथली पेमेंट करना चाहिए, हम भी वर्क कर रहे हैं, हमको भी ज़रूरत है पैसे का। तो पेमेंट जो है 2.5 महीने से 3 महीने में होता है, 1 महीने का पेमेंट उसमें भी रोक कर रखते हैं, फिर भी हम लोग चला रहे हैं सब चीज़।
उसके बावजूद भी ऐसा नियम बना रहे हैं कि जीरो लगता है तो आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ तक कहाँ किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि जब उनको सरकार को जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने उनका यूज़ किया, जब 800 रुपये भत्ता दिया, लेकिन आज वापस 200 रुपये कर दिया गया। और साथ ही साथ ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। कैमरामैन अमीन के साथ नवरत्न पाराशर, VIP न्यूज़, रायपुर। बस्तर इलाके में सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। कई अभियान के जरिए वहां के लोगों को मुख्य धारा में लाया जा रहा है। इसी तरह एक अभियान सुकमा पुलिस ने शुरू किया है। इस अभियान का नाम गोंडी भाषा में पूना नरकोम रखा गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है नई सुबह। इसकी शुरुआत 9 अगस्त आदिवासी दिवस के दिन शुरू हुई है। सुकमा पुलिस के इस अभियान की हर जगह चर्चा हो रही है। देखिए इस अभियान को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। आदिवासी दिवस के दिन से शुरू हुए सुकमा पुलिस के इस अभियान को सलवा जुड़ूम अभियान से हटकर माना जा रहा है। पुलिस और लोगों के बीच संपर्क और विश्वास बना रहे, इसके लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। सुकमा पुलिस इसके जरिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम चला रही है। स्वास्थ्य कैंप के साथ साथ लोगों की समस्याएं भी सुनकर शासन के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने बस्तर रेंज में 2800 बस्तर फाइटर्स की भर्ती की घोषणा की है, जिसके लिए सुकमा पुलिस वहां के युवकों को प्रशिक्षण दे रही है। अभी तक इनमें 2500 स्थानीय लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनको अलग अलग जगहों पर सुकमा पुलिस प्रशिक्षण दे रही है। ये विश्व आदिवासी दिवस पे 9 अगस्त को पुनः नरकोम अभियान जारी कर रहे हैं, जिसका मतलब नई सुबह। उसी के तारतम्य में हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त की स्पीच में भी 2800 बस्तर फाइटर्स की वैकेंसी का डिक्लेरेशन किया है। तो इसमें स्थानीय युवा जो है सुकमा के अधिक से अधिक शहरी युवाओं से कम्पीट कर पाए। जनरली पुराना ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि शहरी जो जगदलपुर या इधर से युवा हैं, उनके सामने सुकमा के युवा कहीं ना कहीं सुविधाओं के अभाव में पीछे पड़ जा रहे थे। तो उनको हम लोग एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उनको फिजिकल का भी कराएंगे और साथ ही साथ उनको टीचर्स अरेंज करा के उनको कोचिंग दे रहे हैं, ताकि इस भर्ती में जो भर्ती आगे आएगी और अन्य भी जो सरकारी भर्तियां आती है नौकरी की, उनमें सुकमा के जो स्थानीय युवा है, इनको अधिक से अधिक आदिवासी युवाओं को इन भर्तियों का फायदा पहुंचे, लाभ पहुंचे और वो शासन से जुड़ के जो सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं और अच्छे कार्यक्रम हैं, उनका लाभ उठा पाए। पूना नरकोम अभियान से प्रेरित होकर कई नक्सली बंदूक छोड़कर मुख्य धारा लौट रहे हैं। अभी तक करीब 100 नक्सली इसके लिए सरेंडर कर चुके हैं। सुकमा SP सुनील शर्मा बताते हैं कि इस अभियान का एक पार्ट यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है। सरकार की नीति के प्रति लोगों का लगाव है। लोग नक्सलवाद को छोड़कर शांति के रास्ते में आ रहे हैं। इस अभियान से लोग जुड़ रहे हैं, जो पॉजिटिव संकेत है। अंदरूनी इलाके के बहुत सारे लोगों ने रुचि दिखाई है। लोग नक्सलवाद की जंजीरों को तोड़कर बाहर आना चाह रहे हैं। अभियान शुरू किया था, जिसका मेन उद्देश्य यही था कि नागरिकों और आम आदिवासी जो है ग्रामीण, जो नक्सल विचारधारा के दबाव में आके, उनकी बंदूक और गोली के दबाव में आके नक्सल रास्ते पे चल पड़े हैं, उन लोगों को किस प्रकार मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और इसके लिए मेडिकल कैंप्स, लोगों के साथ मिलना, रोजगार के बारे में जानकारी देना और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही वेरियस जो नीतियां हैं, जो आदिवासियों के विकास के लिए चलाई जा रही हैं, उन सब नीतियों को जानकारी देना हमारा एक मेन प्रोग्राम चल रहा था। ऐसी सूचनाएं लगातार मिल रही हैं कि अंदर के जो ग्रामीण हैं, कम से कम 15-20 गाँव के ग्रामीण, इन लोगों से पता चला है कि वो लोग भी नक्सल विचारधारा को छोड़ के मुख्य धारा में आना चाहते हैं, परंतु चूंकि अभी अंदरूनी जगह, अभी सड़कें वगैरह और उस तरह की पहुंच व्यवस्था नहीं है, तो इसके चलते वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे ग्रामीणों का जो नक्सलियों द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, उससे परेशान होकर अब उस दास्ता को ग्रामीण लोग त्याग के, उन जंजीरों को तोड़ के अब बाहर आना चाहते हैं, जिससे हमें बहुत ही पॉजिटिव साइन मिलता है। सुकमा पुलिस के इस अभियान में क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्षेत्र के युवाओं की आंखों में एक बार फिर नई उम्मीद दिखाई दे रही है। पूरा नरकोम अभियान के माध्यम से जो युवा नक्सल विचारधारा से जुड़ रहे थे, उस पर उन्हें फिर मुख्य धारा में जोड़ने का सुकमा पुलिस का ये अभियान रंग ला रहा है। VIP न्यूज के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदवा में रहने वाली 2 सगी बहनों का शव ग्राम सेमरा के खेत से बरामद हुआ है। दोनों बहनों की शादी ग्राम सेमरा निवासी राधेश्याम कश्यप नामक एक व्यक्ति से हुई थी। दोनों बहनें खेत में काम करने के लिए गई हुई थी, लेकिन
देर रात तक वापस न लौटने की वजह से राधेश्याम और परिजन दोनों की तलाश करने लगे। अगले दिन सुबह जब कुछ किसान खेत गए तो वहां दोनों महिलाओं के शव खेत में पड़े मिले। किसानों ने इसकी सूचना नवागढ़ पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बहनों के शव का पंचनामा करवा दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदुआ का ये मामला है, जिसमें दो महिलाएं संतोषी बाई कश्यप और आपी बाई कश्यप दोनों सगी बहनें हैं और एक ही घर में इनका विवाह हुआ था। ये दोनों सुबह खेत में काम करने गई थी। कल दिनांक को खेत में काम करने गई हुई थी और जब रात्रि तक ये लोग वापस नहीं पहुंचे तब परिजनों के द्वारा इनकी तलाश की गई और सुबह जब इन लोगों ने खेत में जाकर देखा तो दोनों ही महिलाओं की संदिग्ध हालत में शव खेत में पड़ा हुआ था। इस पर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों के द्वारा इनका मुंह को खेत में जो पानी और कीचड़ है उसमें दबाकर इनकी हत्या की गई है। इसमें शरीर में किसी भी प्रकार का धारदार हथियार से चोट पहुंचाना नहीं पाया गया है। मामले में दोनों ही जो महिलाओं का शव है उसे पीएम कार्यवाही हेतु भेजा गया है और इसमें अभी 3-4 संदेहियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। मामले में अभी विवेचना जारी है। रायपुर होलसेल फुटवेयर एसोसिएशन के द्वारा आज ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में काली पट्टी बांधकर व मार्केट बंद कर शांतिपूर्ण ढंग से रायपुर में विरोध जताया गया। संघ का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फुटवेयर ब्रांड एवं नॉन ब्रांड के प्रोडक्ट कम रेट पर बिक रहे हैं, जिसमें हमें काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। जिन प्रोडक्ट्स को हमने मेहनत के साथ आज पहुंचाया है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इसके साथ ही फुटवेयर एसोसिएशन ने सभी फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स से निवेदन किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट ना बेचें। हम लोग की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था जिसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट थाईलैंड गवर्नमेंट की तरफ से उनके जो डायरेक्टर हैं वो जुड़े थे बॉम्बे से और छत्तीसगढ़ से हमारे उद्योग और व्यापार के सारे लोग छत्तीसगढ़ से जुड़े थे। उसमें मेनली ये था कि थाईलैंड को क्या लाभ हो सकता है, हमारे कौन कौन लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपना व्यापार को थाईलैंड में करना चाहते हैं और हमारे कौन से व्यापारी हैं जो यहाँ से अपने मटेरियल को थाईलैंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उनको क्या मदद चाहिए थाईलैंड सरकार से। इसके ऊपर कल बहुत अच्छा एक डिस्कशन हुआ। पंखाजूर में सर्व समाज एकता मंच के बैनर तले अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि कांकेर जिले में पंखाजूर जनसंख्या बाहुल क्षेत्र है और यहां सभी संसाधन भी उपलब्ध हैं। इसलिए पंखाजूर को जिला बनाए जाने की बात भी क्षेत्र की मूलतः समस्या से अवगत कराते हुए बेटिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की है। देखिए, आज हमारी 10 सूत्रीय मांगों पर धरना प्रदर्शन किया गया है और ये एक दिवसीय धरने में हमारी जो 10 सूत्रीय मांग था उसमें पंखाजूर को जिला बनाने की प्रमुखता से मांग उठी और यहाँ पे जैसे बेटिया क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय में जो शिक्षकों की कमी थी उसी को ज़्यादा तवज्जो से हम लोग उठाएं और कई बिजली बिल जैसे सरकार ने अभी बढ़ाने की जो बात रखी है उसको हम तत्काल उस बिल को खारिज करने की मांग रखी है। अगर सरकार हमारी जो 10 सूत्रीय मांग है उसको 1 महीने के भीतर अगर नहीं मानते तो उसके बाद हम पूरे पलटकोट को बंद रख के और इससे भी और फिर इकट्ठा करके उग्र आंदोलन की व्यवस्था रखेंगे। वीआईपी न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।